आदाब नाज़रीन, इस्तक़बाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर से आपके खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आज हम नज़र डालेंगे, बात करेंगे दुनिया भर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों का रुख करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। कुआलालंपुर में हुई आसियान की बैठक, नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शिरकत। रूस ने किया यूक्रेन पर जबरदस्त हमला, रूस की 2 कंपनियों पर अमेरिका ने लगाई पाबंदी। गजा में नहीं थम रही जंग, सीज फायर के बावजूद भी हमले लगातार जारी। वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी में अमेरिका। सऊदी अरब में मौजूद भारतीयों के लिए खुशी की खबर, कफाला सिस्टम हुआ खत्म। अब खबरें तफसील से। कुआलालंपुर में 47वीं आसियान की बैठक हुई, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत की। वहीं हिंदुस्तान से वजीर खारजा एस जयशंकर भी इस समिट में शामिल हुए, उन्होंने भी शिरकत की। लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसमें अमली तौर पर यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शिरकत की है। महीनों से हमने देखा कि नरेंद्र मोदी कई ऐसी मीटिंग्स में शामिल नहीं हुए जहां ट्रंप मौजूद रहे, तो आखिर ट्रंप से बचते क्यों नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी? इस पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार जनाब आरिफ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ साहब इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमने बीच में देखा और कई बार से देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? सही बात है। अभी जैसे कुआलालंपुर के अंदर जो समिट हुई है उसके अंदर भी मोदी जी ने जो है वर्चुअली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो शिरकत की है वहाँ पर, क्योंकि इससे पहले जाना उनका तय था और 3 दिन पहले उन्होंने अचानक इसको कैंसिल कर दिया और उन्होंने उसकी वजह बताई कि इस आसियान समिट से 3-4 दिन पहले जो उन्होंने इसको रखा है कि अभी यहाँ पर दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है और उन्होंने अपना रथ जो था वहाँ की बजाय बिहार की तरफ को मोड़ दिया। हकीकत बात ये, हमने कुछ अभी पीछे जो कुछ सबमिट हुई है या इस तरह से खासतौर से अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असेंबली वहाँ भी पीएम मोदी ने शिरकत नहीं की थी, वहाँ भी वजीर खारजा को भेजा था जयशंकर जी को। ठीक है। तो वहाँ भी जाने से बचे, वहाँ भी ट्रम्प मौजूद थे और ख़ास तौर से एक तो बहुत ही अच्छा भारत ने जो मौका गंवाया वो ये था उस वक्त जो शर्म शेख के अंदर जो अभी पीस प्लान था जिसके अंदर सब लोग मौजूद थे, भारत को उसके अंदर दावत दी गई थी लेकिन भारत वहाँ पर भी शामिल नहीं हुआ, यानी कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ भी शामिल नहीं हुए उसके अंदर वहाँ पर। तो लोगों के अंदर एक कुछ कयास आ रही है जिसकी वजह से अभी आपने भी कहा कि लगाई जा रही है इस तरह से कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं ट्रंप से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ट्रम्प के मुंह को लगाम तो है नहीं, कुछ भी कह देते हो। उसे वो करीब 50 से ज्यादा बार ये कह चुके भारत पाक के बीच जो जंग हुई थी उसके अंदर ये जो तनाजा हुआ था वो मैंने रुकवाया, वो दावा कर चुके हैं इस बात का। जी। कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ के कह दें कि जी कि भाई कहाँ हो तुम, कि मैंने तुम्हारे बीच जंग रुकवा दी, और ये भी कह चुके हैं वो कि इस जंग के अंदर 7 जहाज गिरे थे। उसकी ट्रम्प के मुंह को कोई लगाम नहीं, क्या कह दे क्या नहीं कह दे, कहीं यही ना कह दे कि जी तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, मैंने इसलिए जंग रुकवा दी। तो हो सकता है ये कोई एक वजह हो। दूसरी वजह बार बार अभी ये भी कह रहे हो कि टैरिफ की वजह भी हो सकती है। टैरिफ उसको वो तो चल ही रहा है, इन दोनों के बीच में विवाद जो है इसमें। हालांकि मोदी जी ऐसा नहीं है कि ट्रम्प उनको दिवाली की मुबारकबाद भी देते हैं और वो इधर मोदी जी भी बड़ी तारीफों में कसीदे भी पढ़ते हैं। पीस प्लान था शर्मा शेख के अंदर जो हुआ उसके बड़े कसीदे पढ़े, लेकिन सामना करने से घबरा रहे हैं मोदी जी या कुछ और वजह है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो है बच रहे हैं ट्रम्प से। वो इसी वजह से कि ट्रम्प के मुंह को कोई लगाम नहीं है, वो क्या कह दे। अभी वो हाल फिलहाल में उसने एक और दावा करना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे ये कहा है कि मैं रूस से तेल खरीदना बंद कर दूंगा। तो अब इनके बीच में ये तो असल बात जो है मोदी जी ही बता सकते हैं कि क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या वजह है। जबकि इसके अंदर अगर हम शर्म शेख में खास तौर से अगर शामिल होते तो उसके अंदर से भारत को बहुत फायदा हो यकीनी तौर पर होता। या जो आसियान समिट है, भारत तो उसका एक बहुत बड़ा लीडर है, उसके अंदर शामिल होना चाहिए था। जो बात जाहिर सी बात है मोदी जी कर सकते हैं वो कोई और तो नहीं कर सकता। मोदी जी तो ट्रम्प के साथ खड़े होकर कह भी सकते हैं वो, क्योंकि किसी भी मुल्क के वो एक हिंदुस्तान के 144 करोड़ की जनता के वो पीएम है, वो खड़े होकर कह भी सकते हैं कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। ये बात कोई और थोड़ी नहीं कह सकता है कि उसके बीच में। तो ये इस बात को तो बहरहाल जो लोग कयास राइयाँ लगाई जा रही हैं वो तो यही है कि मोदी जी क्यों के बच रहे हैं फिलहाल ट्रम्प से। इस तरह की जो बड़ी समिट है जहां ट्रम्प मौजूद है उन प्लेटफॉर्म पर जाने से मोदी जी बच रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर का, जहां रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया है, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करते हुए रूस की कमर तोड़ दी है। दरअसल अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर यानी कि रोजनेफ्ट और लुकाइल पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद हिंदुस्तान पर भी खतरा
मंडराता नजर आ रहा है। यह कदम यूक्रेन जंग की फंडिंग रोकने के मकसद से उठाया गया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर हिंदुस्तान पर पड़ने के असरात हैं। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का तकरीबन 35 से 40% हिस्सा रूस से इंपोर्ट करता है। सस्ते रूसी तेल ने गुज़िश्ता 3 सालों में भारत को अरबों डॉलर की बचत कराई थी, मगर अब हालात बदलते दिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जो अमेरिका ने रूस की 2 कंपनियों पर रोक लगाई है, पाबंदी आयद की है, उसका असर भारत पर और दुनिया पर क्या पड़ेगा? देखो, सबसे पहली बात है कि पाबंदियां क्यों लगाई। ट्रम्प जब आए थे तो ट्रम्प ने ये कह करके आए थे, मेरा दौर जो होगा वो मेरा दौर पीस का होगा। मेरा पीस के ट्रम्प पीस टाइम था। जो भी उसका ये सेकंड टर्म है, उसने ये सोच करके ट्रम्प ने यहाँ पर आए थे। जो उसका दौर था, उसने शुरू में ऐलान किया था कि मैं यूक्रेन की जंग बंद करा दूंगा, ये जंग बंद करा दूंगा, और उसने कोशिशें भी की है ट्रम्प ने, ऐसा नहीं है। अब वो सबसे अहम जंग जो रूस और यूक्रेन की जंग है, वो पुतिन से बात कर करके वो थक गया, और ये समझ, अब उसको ये समझ आ गया ट्रम्प को कि पुतिन झुकने वाला नहीं है किसी सूरत से भी। तब उसने मजबूर हो करके और उसके बाद एक ऐसा कदम उठाया जिससे कि उसने 2 कंपनियों पर पाबंदी उसने आयद कर दी ट्रम्प ने, रूस की। और रूस की ये बहुत बड़ी के ऊपर बहुत बड़ी पाबंदी है, जिससे कि आपने अभी बात की कि दुनिया ऊपर क्या असर पड़ेगा। दुनिया ऊपर असर ये पड़ेगा कि दुनिया के अंदर देखिए 3% तेल की कीमतों में, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो गया उससे। रूस उधर कह रहा है कि हम झुकने वाले हैं नहीं किसी सूरत से भी, क्योंकि जब हमारे, अगर आप पाबंदी लगाओगे तो वो कीमतों के अंदर जैसे भी उछाल आया और उछाल आएगा इससे, और दुनिया के अंदर एक इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, महंगाई बढ़ेगी इससे। चाइना, अच्छा उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर भारत के लिए क्या कह सकते हैं, भारत के लिए एक मौका ये हो गया कि जो भारत के ऊपर ट्रम्प दबाव बना रहा है बराबर तेल खरीदने का। अब जाहिर सी बात है, अगर उसने उन दोनों कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया वहां से, तो भारत की कैसे तेल खरीद कर पाएगा। भारत को एक इसमें, जैसे पहले भी अभी ट्रम्प ने भी दावा भी किया है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे ये बात कही कि भारत आहिस्ता आहिस्ता तेल खरीदना बंद कर देगा। और इसके अंदर रिलायंस ने या कुछ ने, कुछ तेल, ये इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि उन्होंने तेल खरीदना कम कर दिया है। तो इससे अब जब पाबंदी लग जाएंगी तो भारत के पास भी बहाना हो जाएगा कि भाई हम तेल कहाँ से खरीदें। लेकिन भारत के ऊपर या कहीं पर भी महंगाई यकीनी तौर पर बढ़ेगी। लेकिन हाँ, रूस और यूक्रेन जंग के ऊपर एक दूसरा इसका ये भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ेगा। अभी रूस ने उसके बाद बहुत जबरदस्त ताबड़तोड़ हमले किए हैं उस पर, यूक्रेन पे, और रूस झुकने को अभी तैयार नहीं है। रूस के लिए क्या है, रूस क्या फाइनेंशियली कमर तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इंडिया के ऊपर तो यह है, चलो इंडिया का जो तेल आता है वो आज से आता है, टैंकर से आता है तेल उसका, या शिप के जरिए आता है। लेकिन रूस का जो तेल जो आता है वो पाइपलाइन से आता है। आप उसको कैसे रोक लगाओगे। जो चाइना का तेल आता है रूस से, वो तो जो पाइपलाइन है उसके जरिए आता है। और फिर चाइना का और जो इसका अमेरिका का मुकाबला है कि चाइना किसी सूरत से भी अमेरिका के सामने न, चाइना झुकने को तैयार है, और चाइना और रूस जो है इस वक्त दोनों के दोनों एक साथ हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर। तो उसको चाइना भी हेल्प कर रहा है। चाइना तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, दुनिया के अंदर कीमतों में उछाल यकीनी तौर पर आएगा। रुख करते हैं मशरक़ी वस्ता की तरफ, जहां 2 साल की नस्लकुशी के बाद एक अमन की उम्मीद जगी थी, लेकिन इजराइल अब भी बाज नहीं आ रहा है। इजराइल लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ उसके वजीर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। गजा में शहादतें अब भी लगातार जारी हैं। क्या वहां पे अमन कायम हो पाएगा या नहीं, आइए जानते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अभी जो हम देख रहे हैं कि गजा में हालांकि सीज फायर हो गई है, लेकिन फिर भी इसराइल जो है आए दिन हमले करे जा रहा है और जिसमें हलाकतें हो रही हैं। ये हमले क्यों हो रहे हैं और इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, ट्रम्प का प्लान कुछ और है, नेतन्याहू का प्लान कुछ और है, अरबों का प्लान कुछ और है। अरब चाहते हैं किसी भी सूरत से हमास का खात्मा, वहां से। और साथ साथ अमेरिका भी चाहता हमास का खात्मा। हमास अभी हथियार डालने को तैयार नहीं है। हमास को ये लगता है कि अगर उसने हथियार डाल दिए, जो सेकंड फेज है, जो सेकंड मरहला है उसका, अगर उसने हथियार डाल दिए तो फिर उसको लगता है कि हमारा मास स्केल पे हमारा साथ जो है वो ज्यादती होगी, या वहां पर उनकी नस्ल कशी जो जारी है, या उनको इस तरह से मार दिया जाएगा। हमास को ये लगता है। और दूसरी बात यह है, उसने कहा वो ये सोचता है हमास कि अगर वो उसको हथियार डालने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर डालने को, उसको वो हथियार सौंपेगा, ना कि वो इसराइल को या किसी और को हथियार सौंपेगा। रही बात यह, इसराइल के अपने अहदाफ हैं कुछ, जो अहदाफ, जो हदफ जो है उसके,
जो वो इसराइल जंग के ज़रिए 2 साला जंग के ज़रिए या नस्ल कशी के ज़रिए नहीं हासिल कर पाया, वो अब इस पीस प्लान के ज़रिए हासिल करना चाहता है। उसने हासिल कर भी लिया, जिस जैसा कि हम देखा इसके अंदर यहाँ पर इसराइल ने आधा तो गज़ा कम से कम कब्ज़ा ही लिया ना उसने, क्योंकि उसके अंदर जो येलो लाइन खींच दी, अब उससे आगे फिलिस्तीनी जा ही नहीं सकते हैं जो गज़ावासी हैं वहाँ पर, गज़ा के रहने वाले। जी। तो आधा गज़ा उसने कब्ज़ा लिया, बाकी का जो है अभी उसको डेवलप भी क ये भी रिपोर्ट्स आई कि वो उसी को डेवलप करेगा। वहाँ पर जो है जितना उसने कब्जा लिया उसी की तामीर नौ होगी। अमेरिका भी इसको कह रहा है जब तक हमास हथियार नहीं डालता। हालांकि कुछ खबरें इस तरह की भी आई हैं कि हमास ने इस तरह की चीज़ों कहा कि जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आप बना रहे हैं और उनके बीच और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच कुछ बैठकें हुई हैं मिस्र के अंदर इसको लेकर के। टेक्नोक्रेट हालांकि इससे इससे पहले हमने देखा था कि टेक्नोक्रेट जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है पीएलओ और हमास के बीच एक ज़बरदस्त ना इत्तफाकी भी है, हत्ता कि कुछ दिनों तक तो एक दूसरे पर हमले भी किए। तो गजा के अंदर हमास, उधर पीएलओ, लेकिन अब वो पीएलओ को ही मजबूत करके कोई एक ऐसा नुमाइंदा बना बना देना चाहते हैं जिसके अंदर जिससे कि बात हो सके, एक जायज समझो कि बात कर सके इस सब जी। के बारे में। लेकिन इसराइल की बात है इसराइल ने अपने जो कैदी थे वो भी छुड़ा लिए, आधा कज़ा भी उसने कब्जा लिया, 2 हदफ तो उसने हासिल। इसराइल का अपना प्लान है ग्रेटर इसराइल का, और इसराइल ये हमले करता रहेगा। इससे पहले जो गजा के जब तक हमास ने वहां पर अटैक नहीं किया था, उससे पहले भी इस तरह के हमले हुआ करते थे। तो इस वक्त ये है कि ये एक लाइमलाइट के अंदर आ गई चीज है। अब जो भी कुछ इसराइल कर रहा है वो हमारे सामने है, लेकिन पहले भी वो इसराइल ऐसा करता रहा है। उस वो अपना पूरा प्लान उसके जो उसने तो अभी पीछे अरबों को भी बहुत बुरा भला कहा। जो उनका एक मिनिस्टर है उसने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें कोई भी फिलिस्तीनी रियासत मंजूर ही नहीं है यहाँ पर, और अगर इसके ऊपर बात करना चाहते हो तो अपने ऊँटों के साथ रेगिस्तान में खुश रहो। इस तरह के वर्ड्स उसने बाद में हालांकि माजरत भी कर ली उसने कि मैंने जो कहा वो कुछ ज़्यादा ही कह दिया इसके बारे में। लेकिन जो उनकी दिल की बात थी वो ज़बां पर जिसे कहते हैं आ ही गई। इसलिए इस इलाके में हमें तो आने वाले दिनों में कोई अमन या कोई पीस दिखाई दे नहीं रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला जंग की कगार पर खड़े हैं। अमेरिका का इल्जाम है कि वेनेजुएला के ड्रग स्मगलर्स कैरिबियन सी के जरिए ड्रग की स्मगलिंग करते हैं और अमेरिकी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। पेंटागन ने पेंटागन ने लैटिन अमेरिका में 10,000 फौजियों और करीब दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती करके जंग की उम्मीद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पेंटागन की तैयारी से काराकास के प्रेसिडेंट पैलेस में हलचल मच गई है। क्या अमेरिकी हमले की तैयारी के पीछे ड्रग्स स्मगलिंग ही एक वाहिद वजह है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? आइए जानते हैं। तो आरिफ साहब, खबरें ये भी हैं कि अमेरिका जो है वो पूरी तैयारी कर चुका है वेनेजुएला पे अटैक की। ये खबरें कहाँ तक सच हैं और अगर अमेरिका अटैक करने वाला है तो क्यों करने वाला है? देखो, इससे पहले मैंने एक चैनल पे बात की थी वेनेजुला के बारे में कि बहुत जल्द अमेरिका उसके ऊपर अटैक कर देगा, वेनेजुला के ऊपर। वेनेजुला के का जो है तेल, वेनेजुला के अंदर इस वक्त तो अरबों अरब से ज्यादा, अफ्रीका या रूस से भी ज्यादा उसके अंदर तेल मौजूद है वेनेजुला के अंदर। अमेरिका की निगाह उसके ऊपर है। अमेरिका की बहुत दिनों से उसके ऊपर निगाह है, और इससे पहले भी उन्होंने वहाँ का जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो सॉरी वेनेजुला का, उसको चेंज करने की कोशिश की, उसको ये उसके अंदर ये नाकाम रहे। अब ये अपना वही बहाना जहाँ पर बनाते हैं बार बार के डेमोक्रेसी और ये। हालांकि डेमोक्रेसी कितने बड़े लंबरदार हैं ये हम भी जानते हैं। जो जो इनको सूट करता है वहां पर ये डेमोक्रेसी ले आते हैं, नहीं तो डेमोक्रेसी के नाम पर वहां पे अपनी नुमाइंदा बैठा देते हैं। जो भी इनके हक जो इनके मुवाफिक होता है उसको, जैसे अरबों के अंदर जो सब अपने अपने इनके ही एक तरह से क्या कहें, इन्हीं के नुमाइंदे हैं वो, कोई वहाँ के अवाम के नुमाइंदे थोड़ी हैं। उनको बैठा देते हैं, नहीं तो डेमोक्रेसी के नाम पर वहाँ की गवर्नमेंट चेंज करते हैं। और ये अमेरिका का रहा है कि वो रिजीम चेंज करता रहा है माजी के अंदर भी, लेकिन यहाँ पर कामयाब नहीं हो सका। अभी नोबेल प्राइज भी वहाँ के जो अपोजिशन लीडर है उसको दिया गया। और अभी पीछे हमने देखा कि जो उसमें के ड्रग्स की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा करके उसकी कई बोट समुद्र के अंदर डुबो दी। पीछे कुछ हवाई मशकें भी की, उसकी खिलाफ वर्जी भी की। तो अमेरिका की निगाह जो वहाँ पर उसके तेल के ऊपर, हालांकि चाइना ने कहा भी था कि इसकी तरफ मत देखना क्योंकि मैं काफ़ी इन्वेस्ट कर चुका हूँ। लेकिन वो अमेरिका ऐसी जगह पर वहाँ पर हमले नहीं करेगा जहाँ पे चाइना के अपने इंटरेस्ट है, या चाइना के ने जहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो वहाँ से उसको जो वेनेजुएला है उस पर हमला तो ज़रूर करेगा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे किसी न किसी बहाने किसी भी करके वेनेजुएला पर अमेरिका हम अटैक करेगा। एक बेड़ा भी उसने उसकी तरफ रवाना कर दिया वेनेजुएला की तरफ, जिससे कि हम अमेरिका हमले के लिए पूरी तरह से उस पर तैयार है। और निशाना क्या है और वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ वहाँ का तेल के बारे में कहा जाता है रूस और सऊदी अरब से ज्यादा तेल वेनेजुएला के अंदर मौजूद है।
जो उसकी बर्बादी का सबब बनने जा रहा है अमेरिका के ज़रिए। बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और नाज़रीन को तफ़सील से सारी खबरें समझाने के लिए। बात करते हैं अब हिंदुस्तान के बिहार की, जहां असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां ज़ोरों पर हैं और लगातार गहमा-गहमी का माहौल देखा जा रहा है। दोनों पार्टियां यानी कि एनडीए और इंडिया अलायंस एक दूसरे पर वार पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं। आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियां जहां सरकार को रोजगार और जुर्मों के बढ़ते मामले में घेर रही हैं, वहीं भाजपा जेडीयू की कयादत वाली एनडीए लालू यादव के जंगल राज का जिक्र कर रही है। सभी पार्टियों के नेता वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी तेज होती नजर आ रही हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटरों को अपने हक में करने की कोशिश करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछली सरकारों ने रियासत के मुस्लिम लोगों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है, बल्कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जिनमें माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के बजट में भारी इजाफा भी शामिल है। रुख करते हैं सऊदी अरब का, जहां सऊदी अरब ने 50 साल पुराना अपना कफाला सिस्टम रद्द कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है, जिससे हिंदुस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बताते चलें कि कफाला सिस्टम के तहत मजदूरों पर शेखों के जरिए कंट्रोल किया जाता था। इसमें मजदूरों का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता था, जिसकी वजह से वो काम छोड़ के बीच में नहीं आ सकते थे और उन्हें वहां मौजूद रहकर जुल्मों ज्यादती का सामना करना पड़ता था। अब ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है और वो जब चाहे नौकरी छोड़कर घर आ सकते हैं। इस खबर के आने के बाद सऊदी अरब में मौजूद तमाम भारतीयों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ये कदम सऊदी अरब ने अपने न्यू सिटी के विजन 2030 को देखते हुए उठाया है। इससे उन्हें बाहर से सरमायाकारी लाने में मदद मिलेगी और उन्हें ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आसानी से मजदूर भी दस्तयाब होंगे। नाजरीन, आज के लिए हमारे साथ बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।